क्या एक हायरिंग माइंडसेट होना चाहिए? कैसे आपके यहाँ स्टाफ लॉन्ग टर्म तक टिका रहे? और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल टीम उनके पास बने ताकि अगर वो ना भी रहें तभी उनके बिज़नेसेस में कोई दिक्कत ना हो, वो चलता रहे? आज कहीं न कहीं एक बिज़नेस जो है, अच्छी प्रोडक्ट बना ले रहा है। हुँ, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी है राइट, और वो वहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट भी बना सकता है। राइट। लेकिन उसको बेचने के लिए या उसको सर्विस देने के लिए उसके लिए जो उसको टीम चाहिए ना, वो टीम उसको मिल नहीं रही है। हुँ, या तो मिल रही है, तो वो जल्दी छोड़कर चले जा रही है। बराबर। कि यार मैं अच्छा काम कर रहा था, तब तक मेरी रिस्पेक्ट थी। हुँ, आज मेरे से कहीं गलती हो गई या मेरी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम के कारण मेरी परफॉर्मेंस डाउन चली गई, तो इस पर्सन की नज़र में मेरी वैल्यू खत्म हो गई। कि कुछ ऐसे माइंडसेट हैं, जैसे मैं एक क्लाइंट से मिला था तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे मेरी इंडस्ट्री का एकदम हूबहू बंदा मिल जाए, मुझे कुछ उसको सिखाना ना पड़े, वो आए और सब कुछ बदल के रख दे, सब कुछ बहुत अच्छा कर दे, मेरे टेबल तक कोई चीज़ ना आए, सब चीज़ हो जाए। एक तो ये माइंडसेट है। जो एमएसएमई सेक्टर के जो बिज़नेसमैन है ना, उनका एक बिज़नेस का जो करने का जो साइकिल बन गया, वो सेल्स एंड परचेज़ तक ही रह गया है। हुँ। वो सेल्स एंड परचेज़ को ही बिज़नेस समझते हैं। राइट। राइट। आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा कि आप अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपने वहाँ पर लेकर आना है, तो उनसे काम कैसे करवाएँ? क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं अच्छे लोगों को इसलिए लेकर नहीं आता हूँ क्योंकि सामने वाला बंदा सूटेड-बूटेड आ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कोई। सामने वाला बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं इंग्लिश का ए भी नहीं जानता हूँ। सामने वाला बंदा कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, मुझे कॉर्पोरेट के बारे में सी भी नहीं पता है और फिर मैं क्या बोलता हूँ, ये बंदा मेरे वहाँ नहीं चलेगा। अरे आप उस बिज़नेस में नहीं चलोगे। हुँ। एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने की सोच रहे हैं, जो कि एक जो बिज़नेसमैन होता है, हुँ। उसको ये प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, बट कभी ना उसको ऐसा फ़ील नहीं होता है कि उसके पास ये प्रॉब्लम है। अच्छा। बट जब हम कभी बैठते हैं ऐसे डिस्कस करने के लिए कि बिज़नेस के क्या चैलेंजेज़ आप फेस करो, क्या चीज़, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको तब याद आती हैं जब ये डिस्कशंस होना शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो आज एक ऐसा टॉपिक है कि एक ऐसा बिज़नेसमैन है, उसने बिज़नेस बहुत अच्छा बनाया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, सर्विस बहुत अच्छी बनाई, बट एक जो छोटा-सा कंसर्न उसको बार-बार हिट करता है, जो उसको टारगेट को नहीं छूने देता है, वो एक होता है कि उसके यहाँ स्टाफ रुकते नहीं हैं हुँ। और उसका हायरिंग का माइंडसेट भी नहीं, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे हायरिंग के माइंडसेट उनके अलग ही बने रहते हैं। हुँ। तो आज हम सोच रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा-सा विचार रखें अपने कि क्या एक हायरिंग माइंडसेट होना चाहिए? कैसे आपके यहाँ स्टाफ लॉन्ग टर्म तक टिका रहे? और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल टीम उनके पास बने ताकि अगर वो ना भी रहें तभी उनके बिज़नेसेस में कोई दिक्कत ना हो, वो चलता रहे? तो एक बार आप उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा डिस्कस करें। आज है ना, आज के बिज़नेस के अंदर टीम को टिका के रखना ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। एग्ज़ैक्टली। और आज कहीं न कहीं एक बिज़नेस जो है, अच्छी प्रोडक्ट बना ले रहा है। हुँ, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी है राइट, और वो वहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट भी बना सकता है। राइट। लेकिन उसको बेचने के लिए या उसको सर्विस देने के लिए, उसके लिए जो उसको टीम चाहिए ना, वो टीम उसको मिल नहीं रही है। हुँ, या तो मिल रही है, तो वो जल्दी छोड़कर चले जा रही है। बराबर। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे जो बिज़नेसमैन है ना, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ सैलरी दे देने से लोग हमारे वहाँ पे टिकेंगे। हुँ, और आज की ये सबसे बड़ा एक मिथ है, इसको भ्रम कहते हैं, कि आज सिर्फ़ सैलरी देने से आपके वहाँ बंदा नहीं टिकेगा। सैलरी के अलावा आप क्या दे रहे हो? सैलरी तो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो बंदा आपके वहाँ रोज़ आ रहा है। आपके वहाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहा है। मतलब उसने अपना समय दिया, तो आपने उसको सैलरी दी, राइट? लेकिन वो आपके यहाँ टिके क्यों? तो टिकने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? उसको कहते हैं प्रेम। आज के समय में सैलरी से ज़्यादा इंसान जो है ना, वो भूखा है प्रेम का। और प्रेम इन द सेंस कि हम उस सेंस में नहीं बात करें। प्रेम मतलब ये होता है कि आप आपकी टीम की परवाह कितनी करते हो, हुँ, केयर कितनी करते हो। कि मानो कि आपकी टीम में कोई पर्सन आज ऐड हुआ, अच्छा काम कर रहा है, तो हमेशा अच्छा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं, क्योंकि लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, एग्ज़ैक्टली, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब अच्छा काम कर रहा है तो आप बड़े उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, राइट, आप बहुत उसके वो लेके मोटिवेट कर रहे हो, आप उसकी बड़ी पीठ थपथपा रहे हो। लेकिन जैसे ही उसका परफॉर्मेंस डाउन जाता है या जैसे ही उस बंदे की लाइफ में थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू करता है, हुँ, आप उसी इंसान को लेके नेगेटिव हो जाते हो। राइट, फिर आप उसको डाँटना फटकारना शुरू कर देते हो। फिर आप उस बंदे के नियत के ऊपर शक करना शुरू कर देते हो और यही चीज़ उसको खलती है, कि यार मैं अच्छा काम कर रहा था, तब तक मेरी रिस्पेक्ट थी। हुँ, आज मेरे से कहीं गलती हो गई या मेरी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम के कारण मेरी परफॉर्मेंस डाउन चली गई, तो इस पर्सन की नज़र में मेरी वैल्यू खत्म हो गई और वहीं से वो बंदा दूसरी नौकरी ढूँढना शुरू करता है।
क्यों? क्योंकि आपने उसको एक आदत बताई कि भाई आप है ना अच्छे हो। सडनली आपने उसकी पूरी जो लाक्षणिकता, जो अच्छी चीज थी ना, उसको खत्म कर दी और लोग फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रेम, कि आप आपके टीम को कैसे केयर करते हो, कैसे आप उसका ध्यान रखते हो। जैसे कि आप देखो, हमारी फैमिली के अंदर क्या होता है कि 4 बच्चे अगर हैं तो 4 बच्चे में से 1 बच्चा या 2 बच्चा जो है ना बहुत अच्छा करते हैं, और 1 बच्चे 2 बच्चे जो है ना वो अच्छा नहीं करते। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि माँ-बाप का चारों के प्रति जो नजरिया है वो चेंज होता है? बिल्कुल। सब बच्चे ही होते हैं, अच्छा कर रहा है तो भी, बुरा कर रहा है तो भी। और वो अगर घर में कोई चीज लेकर आते हैं ना तो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, ये बिना कंडीशन रखे कि अच्छा कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, बुरा कर रहा है उसको कम मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है आज के बिजनेस के अंदर, कि आप अपने एम्प्लॉय की परवाह कैसे करते हो। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी आप उससे बातें करते हो? अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसके कारण उसके काम पर इम्पैक्ट पड़ा, तो काम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो आपको दिखा, लेकिन उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो चीज आपने नहीं देखी। और जब उसको लगता है ना कि यार मेरा बॉस जो है ना वो सिर्फ मॉनेटरी माइंडसेट का है, मतलब कि मैं उसको पैसे ला के दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ, मैं उसके बिजनेस को बढ़ा करके दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए अच्छा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत आती है और उसके अगर मेरे काम पर फर्क पड़ता है तो ये बंदा सिर्फ मॉनेटरी वाइज सोचता है, तो लोग वहां से छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे माइंडसेट हमने देखे हैं एनालिसिस करते टाइम में, डिस्कस करते टाइम में, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, तो आप प्लीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब ज़रूर करिए कि कुछ ऐसे माइंडसेट हैं। जैसे मैं एक क्लाइंट से मिला था तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे मेरी इंडस्ट्री का एकदम हूबहू बंदा मिल जाए, मुझे कुछ उसको सिखाना ना पड़े, वो आए और सब कुछ बदल के रख दे, सब कुछ बहुत अच्छा कर दे, मेरे टेबल तक कोई चीज़ ना आए, सब चीज़ हो जाए। एक तो ये माइंडसेट है। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें समझाई भी थी कि एक परफेक्ट बंदा तो आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर हाफ कुक्ड भी है तो अच्छी चीज़। तो एक तो उसके बारे में आप बताइएगा। दूसरा, एक लोग चाहते हैं कि एक होता है ना कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आ जाए, उसकी नीयत अच्छी रहे, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी एक्सपेक्टेशन लेके रखते हैं, मेरे यहाँ कभी छोड़ के ना जाए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी उनकी रहती हैं जो कि एक्चुअल में देखा देखा जाए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा कल्चर ही उसको वैसे चीज़ें दे सकता है। तो कुछ ऐसे जो माइंडसेट हैं, प्लीज़ उसके बारे में डिस्कस करिए कि और भी आपके सामने कौन-कौन से ऐसे माइंडसेट आए हैं हायरिंग के टाइम पे जो क्लाइंट्स के रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके बारे में, ताकि हमारे ऑडियंस भी उसको रिलेट कर सकें। राइट। सबसे पहला जैसे सवाल आपने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसा परफेक्ट बंदा ढूंढते हैं। राजकोट में मैं एक सेमिनार कर रहा था और एक बिजनेसमैन आए थे, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था और अच्छा खासा उस इंडस्ट्री में टॉप पर थे उस इंडस्ट्री में। तो मैंने ये सवाल पूछा कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अच्छे स्टाफ नहीं मिल रहे हैं? तो सबने हाथ उठाया, तो उन्होंने भी हाथ उठाया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ओके सर प्लीज हैंड रेस आपने किया, ठीक है मैंने समझ लिया कि आपको भी चाहिए। बोले नहीं सर, मुझे अच्छे स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बोला प्लीज सर बोलिए। बोले सर एक्चुअली क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं, यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनियां, अच्छे लोग जो है ना वो लेकर चले जाते हैं कॉलेज से ही। हमारे पास जो बचता है ना वो कचरा बचता है। कचरे में से अगर आपको हीरा ढूंढना आता है या हीरा बनाना आता है तो ही आप इंडिया में बिजनेस बढ़िया बिल्ड कर पाओगे। बाकी स्टाफ अच्छा जैसा कुछ नहीं है। एक किसी ने जोक जोक में कहा था, अच्छा स्टाफ और अच्छी बीवी दोनों भ्रम है। तो आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड करते हो? देखो, कहा जाता है कि मुझे अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है। सबसे पहला सवाल, आप अच्छे हो? सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि कहा जाता है ना, एक हमारे रामायण में भी एक चौपाई है ना कि भाई जैसी आपकी नजर है वैसे आपकी दुनिया है। तो आप सामने वाले बंदे को जैसा ढूंढ रहे हो ना, आप एक्चुअल में खुद वैसे हो। तो आप जैसे हो ना वैसे ही लोग आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि अच्छे स्टाफ जो है ना वो मिलते नहीं, वो बनाने पड़ते हैं। और कैसे बनाने पड़ते हैं? उनको बनाना पड़ता है कि आप उनको लेकर आए, आपने उनको सिखाया, आपने उनको पढ़ाया, आपने उनको गाइड की, आपने उनको सिस्टम दिया, प्रोसेस दी, हर चीज़ करके धीरे धीरे बंदा वो आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी के जैसा चाहिए वो ढलता है और वो एक दिन आपको बढ़िया रिजल्ट जनरेट करके देता है। जैसे कि मानो कभी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि मेरे घर के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, वकील पैदा हो, नहीं ना। बच्चा पैदा होने की बात करते हैं ना, उस बच्चे को हम बनाते हैं।
कि भाई वो इंजीनियर बनेगा तो उसको इंजीनियरिंग के हिसाब से हम माहौल देते हैं, लॉयर बनेगा तो लॉयर के हिसाब से माहौल देते हैं, अगर वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो हम वैसा माहौल देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपकी कंपनी में एक बंदा आया, फिर आपने उसको कैसा माहौल दिया, उसके हिसाब से वो बनता है। तो आज के टाइम पे या कभी भी आप देखोगे अच्छा स्टाफ मिलना, ये जो क्वेश्चन है वही गलत है। तो अच्छा स्टाफ मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरा आपका एक सवाल था कि जिसके अंदर आपने ये चीज बताई कि बहुत सारे लोग हमारे वहां पर टिकते नहीं है शायद, है ना। तो टिकते क्यों नहीं है, उसका कारण जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो माइंडसेट जो लेकर बैठे हुए हैं, सबसे पहला कि मेरे वहां पर जो बंदा है ना, तो मैं अपने लिए एक माइंडसेट लेकर बैठा हूं कि मेरे को इतनी सैलरी ही देनी है। बराबर। हो सकता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, तो आपका माइंडसेट क्या है, मेरे को 15,000 देना है, लेकिन सामने वाला बंदा बोला सर आप मेरे को 2,000 बढ़ा के दे दो ना, तो मैं आपकी कंपनी को और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन आप रिजिड हो कि मेरे को 15 ही देना है। तो हम अपने सेशन के अंदर भी कई बार बोलते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ से आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आज आपको अच्छा बंदा चाहिए तो महंगा भी होगा, अच्छा बंदा चाहिए तो डिसिप्लिन्ड भी होगा, अच्छा बंदा चाहिए तो प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको अपने आप को एक चीज से पहले खत्म करना है। रिजिड आपका जो है वो मेरे सैलरी को ध्यान में रखे मैंने जो रिजिड अपने दिमाग बना लिया है, मेरा बजट इतने तक का है। नहीं, आपका बजट इतने तक का नहीं है, सामने वाला बंदा आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करके दे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। एज एग्जांपल समझो, आप किसी पर्सन को हायर करो, वो बोल रहा है सर मैं आपका साल का 5 करोड़ का बिजनेस दे सकता हूं बढ़ा के। तो यार जो बंदा बोल रहा है 5 करोड़ का आपका बिजनेस बढ़ा के दे सकता है, उसको 5 लाख देने में आपको प्रॉब्लम क्या? लेकिन आप दिमाग में क्या लेकर बैठे हो, मैं 20,000 से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं 5 करोड़ आपका बिजनेस बढ़ा के दूंगा। तो पहला ये माइंडसेट हमारा जो है ये एक सबसे रॉन्ग है पहला। एक चीज़ इसमें आती है और इससे कहीं न कहीं जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है खासकर रिलेट भी करेगा, क्योंकि एमएसएमई में थोड़ा-सा फंड को लेके क्राइसिस रहती है, थोड़े से उतार-चढ़ाव रहते हैं क्योंकि उतने अच्छे बिज़नेसेस उनके चल नहीं पाते, टर्नओवर बहुत रहते हैं बट प्रॉफिट्स उतने बचते नहीं हैं। तो ये जो कंसर्न आता है खासकर कि वो क अंडर कटिंग किसमें करें, कॉस्ट कटिंग है तो वो सैलरी में कॉस्ट कटिंग करते हैं। दूसरी चीज़, उनको ट्रस्ट भी नहीं रहता है कि अगर लेट्स सपोज़ मैं बंदे को 5 लाख रुपए दिया, तो क्या गारंटी है कि वो मुझे 5 करोड़ का बिज़नेस करके देगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इवन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं सर ज़्यादा सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ, बट क्या गारंटी कि वो बंदा मुझे वो चीज़ करके देगा? तो उसके बारे में क्या चीज़ कहना चाहिए? अब समझो ये गारंटी वाली बात कहाँ से आती है, समझना। आपके वहां कोई बंदा आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि सर मैं आपका 5 करोड़ का बिजनेस करके दूंगा, आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, अगर वो 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ भी करके देता है तो आपका नुकसान क्या? बिल्कुल है नुकसान। तो समझो कोई बंदे का कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना एक कहावत है कि अगर आप चांद को निशाना लगाओगे तो किसी न किसी पहाड़ को तो लगेगा ही। तो बंदा 5 करोड़ आपको बोल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बोल रहा है, वो आपकी चीजों को समझ रहा है, वो पोटेंशियल देख रहा होगा तभी तो बोल रहा है। नहीं तो जो बंदा क्या बोले, जिसके अंदर गट्स नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं, वो बंदा क्या बोलेगा, सर आप जो दे दोगे ना उतने में मैं खुश। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो आप जो दे रहे हैं वो मेरे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लेकिन जो बंदा बोले मैं आपको इतना करके दूंगा, तो वो बंदा तो कॉन्फिडेंस लेकर बैठा है। तो अगर वो 50% भी जो बोल रहा है उतना भी करेगा तो भी आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा? अब यही छोटी सी गलती करते हैं एमएसएमई खासकर में, जैसे कि 5 करोड़ की जैसे बात है, लेट्स सपोज 1 करोड़, तो एमएसएमई के जो ओनर्स रहते हैं, आप बताइए उसमें उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनकी गलती हो जाती है, उनका वो बोलते हैं ठीक है भाई तुम 5 करोड़ करो, 1 करोड़ करो, हम लोग चलो परसेंटेज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, हम कमीशन बेस पे काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम 5 करोड़ या 1 करोड़ कर सकते हो, तो चलो तुम जितना करोगे उसका 30% या 20%, फिर वो परसेंटेज में बात आ जाती है। तो वो बंदा फिसलने लगता है कि जो बंदा कमिट करने है, तो उसके बारे में वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? समझो वो इसलिए फिसलने लगता है क्योंकि कुछ उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। और बिजनेस में कैसा है कि आप समझो एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करता है या कौन सी दिक्कत उसको सबसे ज्यादा तक होती है, वो इंस्टेंट के ऊपर जाता है। जैसे मैंने आज 50,000 की सैलरी का बंदा हायर किया तो अगले महीने ही वो मेरा 5 लाख का धंधा देना चाहिए, बस यहीं पर उसकी चीजें अटक जाती है। जबकि कॉर्पोरेट जो है ना वो पूरे साल का लेकर चलता है। आप समझोगे तो कॉर्पोरेट में आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछोगे कि आपकी सैलरी क्या है, तो वो ये कभी नहीं बताता है कि मेरी 15,000, 20,000 या 50,000 सैलरी है। वो बोलता है मेरा हर साल का 5 लाख का पैकेज है। क्यों?
तो 5 साल का पैकेज इसलिए क्योंकि वो माइंड में लेकर बैठे हैं मैं साल भर काम करूंगा। और जब वहाँ की कंपनियां भी हायरिंग करती तो है तो वो पैकेज ये पे। नहीं बोलती है मैं 50,000 दूंगी, वो बोलते हैं मैं आपका इतना पैकेज दूंगा। तो ये पैकेज क्यों आता है? क्योंकि साल भर का वो लेकर चलता है कि एक साल में इसके पीछे इतना खर्चा करूंगा, उसके बाद एक साल में इसने कितना मेरे लिए किया, देन अगले साल डिसाइड होगा कि इसका अप्रेजल होगा कि नहीं होगा। और हमारे वहाँ के जो एमएसएमई है वो इंस्टेंट वाले काम करते हैं कि अभी लिया अभी मेरे को देना चाहिए, और यहीं पर सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एज एग्जाम्पल समझो कि कोई पर्सन है जो जॉब करने के लिए जा रहा है, अब उसके घर की कुछ फिक्स चीजें हैं, वो एक्सपेंसेस फिक्स है, उसका घर का रेंट है, घर के राशन है, लाइट बिल है, बच्चे की पढ़ाई है। अब ये चीजें करने के लिए उसको हर महीने का फिक्स 25,000 रुपये सपोज रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या सोचता है कि मैं उस कंपनी में पूरा फोकस दूं, तब जब मेरा ये 25,000 की जो इनकम जो है वो फिक्स हो जाए, ताकि मेरे घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्योंकि कहा जाता है जब इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब होती है ना, तो उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और ये चीज एक एमएसएमई को समझना पड़ेगा कि भाई मेरे वहां पे जो बंदा आ रहा है ना, वो खुले दिल से कब काम करेगा। आज आप समझो हम कितने सारे लोगों को मिलते हैं जो बोल रहे हैं सर मैं यहाँ से सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करता हूँ, और फिर शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक दूसरी नौकरी करता हूँ। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि एक जगह से उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके वहां पे 9 से 5 कम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या? सही बात है, फिर तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। ध्यान ही नहीं है। क्यों? उसका ध्यान कहाँ है? दूसरी जॉब में रहेगा। दूसरी जॉब में कि भाई 5 बजे के बाद मेरे को वहां जाना है, तो पूरा दिन उसका वहां से जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपने बेसिक चीजों में उलझ गया है। तो अगर ऐसा बंदा आपके वहां काम भी कर रहा है, तो वो बंदा आपके वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी के बिना काम कर रहा है, और आप उसको जो सैलरी दे रहे हो वो फ्री की सैलरी दे रहे हो। तो एटलीस्ट कम से कम आज देखो ना, महंगाई भी है, ठीक है। आज मार्केट में अगर एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर है, हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे अगर हैं, तो उनकी फैमिली भी अगर चलानी हो सही से, तो मिनिमम 25-30 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे मिनिमम है, राइट ना। अब वो रिक्वायरमेंट अगर उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो बंदे के दिमाग में सबसे पहली चीज जो गूंजेगी ना, या सबसे पहली चीज उसके दिमाग में जो चलेगी ना, मेरी पहली रिक्वायरमेंट को मैं पूरी कैसे करूं। और वो उसके लिए हाथ पैर मारता है, और उसके लिए हाथ पैर मारता है तो पता है क्या होता है, आप उसको 15,000 दे रहे हैं, उसको किसी का 20,000 का ऑफर है, वो चला गया। फिर आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एमएसएमई रुकते नहीं है। कैसे रुकेंगे? एक और चीज़ होती है जो एमएसएमई में कंसर्न भी बनता है इसके ऊपर, कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो बिजनेसमैन है ना, उनका एक बिजनेस का जो करने का जो साइकिल बन गया वो सेल्स एंड परचेज तक ही रह गया है। वो सेल्स एंड परचेज को ही बिजनेस समझते हैं, बट एक्चुअल में कई सारे फैक्टर और होते हैं बिजनेस में काम करने के, जैसे कि अभी आपने बताया कि टीम मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट वहाँ का सिस्टम मैनेजमेंट कैसा हो, कि और खासकर ओनर्स के क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे फैक्टर जो होते हैं जो एक बिजनेस में काम करते हैं, बट जो माइंडसेट उन्होंने बनाया सेल्स एंड परचेज, तो उससे कैसे वो बाहर निकले? देखो, अच्छा इसके सामने मैं एक सवाल पूछता हूँ, बच्चे को पालना मतलब क्या उसको खिलाना पिलाना और सुलाना ही? बिल्कुल नहीं ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है। उसको संस्कार देना, सही और अच्छी चीजों के बारे में उसको बताना, अनुभव कराना, अपने अनुभव शेयर करना, ये सारी चीजें, ताकि उसकी जिंदगी फुल हो, राइट ना। तो इसी तरीके से बिजनेस जो है ना, सिर्फ सेल्स और परचेज नहीं है, और ये चीज एमएसएमई सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि उसको, मैं एक सेशन ले रहा था तो मैंने वहां पर एक शेयर किया, बिजनेस इज नॉट नंबरिंग गेम, कितना मैंने खरीदा, कितना बेचा और कितना बचा, सिर्फ ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आपकी बहुत सारी चीजें, आप कितना स्ट्रेस, आपका कितना कम है, आपके वहां पर जो लोग हैं वो कितने ज्यादा टाइम तक टिकते हैं, आपके वहां पर वर्किंग आवर कितना, आपके वहां पे हैप्पीनेस कितना है, आपके वहां जो टीम है ना वो आपके वहां आना चाहती कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं। आपका हर चीज में सिर्फ आप सेल्स देख रहे हो कि भाई मेरा सेल्स अच्छा होना चाहिए, मेरा परचेज होना चाहिए, अगर हर महीने आपकी टीम छोड़कर जा रही है तो आपका कौन सा धंधा। आपके वहां पर आपकी जो टीम आ रही है वो आपके वहां पूरा टॉक्सिक माहौल बना हुआ है, तो आपका धंधा क्या। आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपका टेंशन बढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में कहीं शांति नहीं है, तो आपका बिजनेस कहाँ। इससे बढ़िया तो आपके वहां जो जॉब करने वाला बंदा है वो आपसे बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, आता है आराम से पूरा दिन टाइम पास करता है, हर महीने सैलरी लेकर जाता है, घर पे एंजॉय करता है, तो वो आपसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो बिजनेस सिर्फ सेल्स और परचेज नहीं है। बिजनेस के अंदर, मैं एक बार ऐसे ही पॉडकास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस के अंदर
आप ये चीजें भी चेक करो कि भी आपका सेल्स परचेस के साथ आपकी टीम खुश है कि नहीं है, आपके क्लाइंट आपके वहां टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं, आपके वहां पर आपकी जो टीम है वो लंबे समय तक आपके साथ रुक रही है कि नहीं रुक रही है, आपके वहां पर आपका वर्किंग आवर वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जब अच्छी चलती है तब आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ना कि सेल्स और परचेस से ही आप अपने बिजनेस को काउंट करो। तो ये एक सबसे बड़ी मिथ है कि भाई मेरा सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे अभी मतलब टीम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एक चीज़ और हिट करती है बिजनेसमैन को कि सर अगर हम अच्छे बंदे अगर ले भी लाएं तो उनको एक मन में डर रहता है कि ये मेरा बिजनेस सीख के कहीं बगल में बिजनेस दूसरा न कर दे वो। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं जस्ट थोड़े टाइम पहले मैं कंटेंट बना रहा था, हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम या बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो उसके अंदर मैं वही चीजें सोच रहा था कि एक बिजनेसमैन को सबसे बड़ा डर क्या होता है, क्यों वो अपने बिजनेस को ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, जानता सब है तो ग्रो क्यों नहीं कर पाया। तो उसमें सबसे पहली चीज मैंने जो मेंशन की है ना, स्टॉप फियरिंग स्टार्ट गेनिंग। अच्छा। डरना बंद करो और सीखना शुरू करो। देखो एक डर सबसे बड़ा बिजनेसमैन को क्या है पता है, मैं मेरे से टैलेंटेड बंदे को लेकर आऊंगा तो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, मेरा बिजनेस में खुद ऑनर बैठ जाएगा। ठीक है, और इस चक्कर में वो अच्छे लोगों को ला नहीं रहा है। और ये जो डर है ये सबसे बड़ा भ्रम है। यार आपके नाम का बिजनेस है, कोई कैसे अपने नाम पर कर पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्लाइंट जानते हैं, आपके नाम से धंधा हो रहा है, आपके वेंडर आपको जानते हैं, आपके क्लाइंट आपकी टीम सब आप, कैसे कोई बंदा आपके, ये प्रॉब्लम क्या है पता है, हमने बॉलीवुड की इतनी पिक्चरें देख ली है ना, और वो पिक्चरें देख देख के ये इतनी मतलब नॉनसेंस वाली बातें भर गई है। और इसके कारण ना, बॉलीवुड के कारण क्या हुआ है कि लोगों का माइंडसेट कैसा हो गया कि मैं किसी बंदे को लेकर आऊंगा और उसको पावर ऑफ अटर्नी मेरे को मैं दे दूंगा तो वो अपना बिजनेस, मेरा बिजनेस अपने नाम कर लेगा। भाई ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। आप है ना, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, आपने जिस नाम से जीएसटी नंबर लिया है ना, वो खाली नाम चेंज करवा के दिखाओ। आप खुद चाहो चेंज करवा दो, आप खुद चेंज करवा के दिखाओ। आप खुद नहीं चेंज करवा सकते हो भाई। आपने जिस पान कार्ड को एक बार बना लिया ना जिस नाम से, उस नाम से कोई और अकाउंट ओपन करके दिखाओ। आप जो ट्रांजैक्शन जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो अकाउंट के अंदर आप किसी और का नाम ऐड करवा के दिखाओ। जिस अकाउंट से आपका पैसा बाहर जाता है ना, उस पर किसी और का साइन करवा के अब दिखाओ। पॉसिबल, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर कोई इंसान आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाए। तो पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो डर है, ये तो एक मिथ है, ये भ्रम है और इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो आपको करने की जरूरत है, जैसे दूसरा मैंने बोला स्टॉप फियरिंग स्टार्ट गेनिंग। तो गेनिंग में क्या, आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा। क्या? अपने से बेहतर लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, अपनी कंपनी में कौन सा सिस्टम, कौन सा रूल्स, कौन सा पॉलिसी मैं बनाऊं ताकि मेरे वहां पे जो लोग आ रहे हैं वो कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कंपनी में नुकसान आए। राइट। आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा कि आप अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपने वहां पर लेकर आना है तो उनसे काम कैसे करवाएं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। आपको अपनी लीडरशिप को, एबिलिटी जो है ना, उसको डेवलप करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं अच्छे लोगों को इसलिए लेकर नहीं आता हूँ क्योंकि सामने वाला बंदा सूटेड बूटेड आ रहा है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है कोई। सामने वाला बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं इंग्लिश का ए भी नहीं जानता हूँ। सामने वाला बंदा कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, मुझे कॉर्पोरेट के बारे में सी भी नहीं पता है। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, ये बंदा मेरे वहां नहीं चलेगा। अरे आप उस बिजनेस में नहीं चलोगे, उस बंदे की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप नहीं चलोगे। तो दिक्कत क्या होती है, बिजनेस के मालिक आप हो। जो बंदा आया है वो आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा मेरे वहां नहीं चलो, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। फिर बाद में बोलते हैं हमारे वहां अच्छे लोग आते नहीं है। अच्छा लोग आया नहीं था, आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज समझना, छोटे छोटे बिजनेसेस जो कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट किस तरीके से हुआ है, कैसा बना हुआ है कि भाई अपने छोटे बिजनेस को वो हमेशा छोटा ही रखना चाहते हैं। मैं अभी पॉडकास्ट सुन रहा था, ऐसा बताया कि भाई हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मतलब हमारे अंदर जो चीजें हैं ना, एक्चुअल में हमारे बाहर वही चीजें हैं। बाहर कोई चीज हमारी इफेक्ट नहीं कर रही है, बाहर से कोई चीज हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, हमारे अंदर की चीजें हमें कंट्रोल करें। जैसे एज एग्जांपल, आपको किसी ने बोला है अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए,
किसी ने नहीं। तो आप क्यों गंदे कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन के बिजनेस में जाते हो? आपको किसी ने बोला है कि आप अपने वहाँ सिस्टम मत बनाओ, आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपके वहाँ पर किसी ने बोला है कि आप अपने वहाँ पर पॉलिसीज ना बनाओ, फिर क्यों नहीं बना रहे हो? आपको किसी ने ऐसा बोला है कि आप उधार में ही बेचो, फिर आप उधार में क्यों बेच रहे हो? आपको किसी ने बोला है आप ब्रांड मत बनाओ, तो क्यों नहीं बना रहे हो? इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस जो है मजबूरी में कर रहे हैं कि यार मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, मजबूरी में रखना पड़ रहा है, मजबूरी में मुझे खुद लगना पड़ रहा है। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को मिला, तो लोग है ना, जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है ना, तब वो मेरे साथ कई बार बैठ के बोलते हैं सर लगता है मैंने ना गलत डिसीजन ले लिया, मैं पहले अच्छा कर रहा था। मतलब पहले क्या करते, बोले नौकरी कर रहा था, नौकरी के अंदर मेरी चीजें अच्छी थी, और जैसे ही मैं बिजनेस में, मेरे को लगता है मैं फंस गया हूँ। अब फंस गया हूँ तो बेच के निकल भी नहीं सकता हूँ। ये एक वॉर जोन है, इसमें अगर आप इंटर हुए तो आपको लड़ाई लड़नी Exactly. पड़ेगी, या तो आप सरेंडर हो जाओ, युद्ध हार जाओ, अगर हाँ। कैपेसिटी है तो आप लड़ाई करो, उसमें पीछे नहीं जा सकते आप। कहा जाता है कि एक दरिया है, उसमें आप गलती से नाव लेके उतर गए हो, अब दो रास्ते आपके पास हैं, या तो नाव खेकर उस पार लगा लो, या तो बीच में आप डूब जाओ। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे टीम को लेके, तो उसमें एक कंसर्न ये भी आता है कि लेट्स सपोज बंदा हमने हायर किया, अब क्या होता है कि उनको डर इस चीज़ का रहता है कि ये सारे क्लाइंट से हमारे मिलता है, सारे क्लाइंट से बात करता है, तो ये सारे क्लाइंट लेके चला जाएगा, ये एक उनको कंसर्न है, क्योंकि इन्होंने अपना कभी ब्रांड बनाया नहीं है। हम लोग उनको सजेस्ट भी कहता है आपने कभी ब्रांड बनाया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट हो जाएंगे लोग, कंपनी के साथ जुड़े, ना कि एक पर्सन के साथ जुड़े। तो एक ये भी डर है, ये भी निकालने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं हिट पॉइंट जो कि छोटे छोटे समय समय पे इनको हिट करते जाते हैं, और एक डर ये भी रहता है इनको कि चलो सर कोई बात नहीं, मुझे पता है बंदा मेरे जैसा कर नहीं सकता, लेकिन ये क्या मार्केट ख़राब कर देता है, हमारे कस्टमर्स को ख़राब कर देता है, उसके चक्कर में इसकी तो लग जाती है, मेरी भी लग जाती है उसमें। देखो, ये डर पता है उस इंसान को ज़्यादा होता है जिसको खुद पर भरोसा नहीं है। राइट। समझना, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं सब कुछ सिखा दूंगा, तो ये चला गया किसी मेरे कॉम्पिटिटर के पास तो सारे क्लाइंट उधर लेकर चला जाएगा। मैं आपको एक फनी चीज़ बताता हूँ, कस्टमर जो है ना वो किसी का नहीं है, समझना, और उसको कोई कहीं नहीं ले जा सकता। उसका माइंड में कैसा है पता, मेरे को जहां से फायदा होगा ना, मैं उधर ही जाऊंगा। आप उसको फायदा दो तो दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनी को छोड़कर वो आपके पास आ जाएगा, और आपकी पूरी जिंदगी उसने समझो जी हुजूरी की है ना, आपसे बेहतर किसी ने देना शुरू किया तो आपको छोड़कर तुरंत चला जाएगा। तो पहली चीज तो ये माइंड में निकाल देना चाहिए कि मेरा कस्टमर है ही नहीं, मेरा कस्टमर जैसा कोई है नहीं, मैंने उसको थोड़ी बनाया, मैंने थोड़ी पैदा किया, तो मेरा कस्टमर कहाँ हुआ वो? राइट। तो पहली चीज तो कोई किसी का कस्टमर कहीं नहीं ले जा सकता। हाँ, कस्टमर को आपके वहां पर तकलीफ होगी, आपको जो उसको जो चाहिए आपसे नहीं मिलेगी, तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो आप ये सोचो कि भाई मेरे वहां से मेरे कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर वो कोई सेल्समैन बोले या कोई भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2-5% ऐसे होंगे जो जिनको हम कहते हैं पलटूर, हम कहते हैं, वो कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी और सबसे फनी चीज पता है क्या, जो उसमें आके आपको छोड़कर तो चले जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह जब थपेड़े पड़ती है तो उनको लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो वो ऐसे 2-4% होंगे, तो उनकी आपको परवाह नहीं करनी। आप अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट, अपने सिस्टम को इतना बेटर बनाओ कि आपके वहां से छोड़कर जाने वाला बंदा जो है ना, दूसरी जगह जाने के बाद भी पछताए कि यार मेरे को जैसी चाहिए तो वहां के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कि भाई मेरा कस्टमर मेरा सेल्समैन लेकर चला जाएगा। यार कस्टमर सेल्समैन लेकर जाएगा कहाँ? कस्टमर लेकर सेल्समैन जाएगा कहाँ? आपको छोड़कर दूसरे वहां के परचेस करना शुरू, तो उसको भी छोड़कर आपके वहां आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। आप उस पर ध्यान दो। तो जिस बंदे को ये डाउट है ना कि मेरा बिजनेस कोई और चला रहा है, उस बंदे के दिमाग में ये डर होगा। लेकिन जिस बंदे को ये चीज पता है मेरे बिजनेस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जब चाहूँ जिस तरीके से चाहूँ मेरा बिजनेस मैं चला सकता हूँ, उस बंदे को कभी ये डर होगा नहीं। आज समझो कितने लोगों ने टाटा छोड़ के टाटा बनाई, कितने लोगों ने रिलायंस छोड़ के रिलायंस बनाया, कितने लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट बनाया। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स से टैलेंटेड लोग वो नहीं थे, ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स के सारे कस्टमर का डेटा उनके पास नहीं था, ऐसा नहीं है कि रतन टाटा के पास जितना डेटा था वो डेटा उनके टीम मेंबर के पास नहीं था, सबके पास है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना बड़ा बना दिया,
इतनी ब्रांड बड़ी कर दी कि लोग है ना अब सोचने पे भी उनको घबराहट होती है, हम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट उन्होंने एक ब्रांड बिल्डिंग पे काम किया जो कि एक सबके माइंडसेट में गया, जिसके देखो, वजह से क्या है, जब तक आप छोटे हैं ना तब तक आपको हर कोई पत्थर मार लेगा, सब परेशान करेंगे। सब परेशान कर। आप एक बार बड़े हो जाओगे ना तो फिर लोग बोलेंगे हम इसके जैसा नहीं बन सकते। आज पता है आज कितने लोग मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो लोग ये बोलते हैं कि मैं भी एक दिन टाटा जैसा बिजनेस बनाऊंगा। क्यों? उनको पता है मेरे औकात से बाहर है। हाँ, विजन है तो सबका। आप भी उनकी औकात में हो, इसीलिए वो आपको डर है। जब चाहे तब घुमा दे रहा है। हाँ, तो आप अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि वो बंदे को आपको लेके कभी ये थॉट ही नहीं आए कि मैं इनके जैसा बिजनेस कर सकता हूँ। आपका ये जो प्रोग्राम आ रहा है सर, ये बिजनेस इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी आ रहा है, तो क्या उसको उसमें ये सारी चीजें कवर की गई ताकि ऑडियंस को बहुत सारी हेल्प एग्जैक्टली, मिल सके? मैं ये सारे कंटेंट है ना इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा। कि यार आज पता है ये थॉट भी कहाँ से आया? थॉट यहाँ से है कि हम बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे। यार पता तो सबको सब है, जानते तो सब है, हर बिजनेसमैन को पता है सिस्टम बनाना चाहिए, एचआर लाना चाहिए, प्रोसेस बनाने चाहिए, पॉलिसीज बनाने, फिर कर क्यों नहीं पा रहे? तो हमने बोला यार कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है। तो थोड़ा सा डीप में रिसर्च करने गए तो समझ में आया कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाने अनजाने में बिजनेसमैन से मिस्टेक्स हो रही है और जिसके कारण वो कर नहीं पा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम ये पूरा कंटेंट बना रहे हैं कि भाई कैसे आप जो जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिर्फ जानने भर से आपके बिजनेस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये चीज़ मैं जानता हूँ कि मेरे बिजनेस में ज़रूरी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर पा रहे और कैसे कर सकते हो, उनके लिए ये प्रोग्राम है। बढ़िया सर, काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑडियंस को, क्योंकि मेन कंसर्न यही है कि सर मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ बट इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, वो सबसे बड़ा दुख। एक और जो बिजनेसमैन का एक सपना होता है, अभी तो हमने बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स पे बात करी, एक सपना होता है कि सर मेरी एक ऐसी कंपनी बने, जैसे एक बड़े बड़े ऑपरेशंस कैसे होते हैं कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मेरी अच्छी सॉलिड टीम है, वहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट हो रही है, जो बड़ी बड़ी एक्चुअल में कंपनियाँ करती हैं, बहुत सारे होस्ट इवेंट होस्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं। और ऐसा कौन सा ऐसा सिस्टम होता है कि मैं परचेज में नहीं, फिर भी परचेज हो रहा है, ऑटोमेटिक ब्रांड्स के अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टीम को ट्रेनिंग हो रही है, अच्छे से ट्रांजेक्शन सारे हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा उनके माइंड में रहता है कि होगा कैसे। तो मैं चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप उनको बताएं ताकि उनको और एक मोटिवेशन मिले कि हाँ ये उनके बिजनेस में भी पॉसिबल है। देखो, ये सारी चीज़ें जो आज एक बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि भाई मेरा बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए कि मेरे कंपनी बहुत सारी चीज़ें हो लेकिन मुझे पता भी ना चले, लेकिन सब अच्छे से हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये आपके किए बिना नहीं होंगे। एज एग्जांपल सपोज कि आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को आपने शुरू किया, आप सेल्स कर रहे थे, आप परचेस कर रहे थे, अकाउंटिंग कर रहे थे, आप प्रोडक्शन कर रहे थे, आप हर चीज़ आप खुद कर रहे थे। फिर आपने क्या किया, एक बार इन चीज़ों को आपने देखा, खुद किया, फिर आपने टीम हायर किया, फिर आपने सेल्स वाले को सेल्स सिखाया, परचेस वाले को परचेस सिखाया, फिर अकाउंटिंग वाले को, आपने प्रोडक्शन वाले को, धीरे धीरे ऐसे आपने टीम बनाई और उन सब लोगों के पास से डेली आप टच में हो, डेली उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, भाई प्रोडक्शन में क्या हुआ, सेल्स में क्या हुआ, परचेज में क्या हुआ, आप उनसे रिपोर्ट ले रहे हो, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है वो आप उसको करेक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद में आपने अपने नीचे और टीम बनाई ताकि वो लोगों के साथ में आप कम्युनिकेट डेली बेसिस के ऊपर कर सको, रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हो, मीटिंग्स आप कर रहे हो, वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, ईयरली मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर आप लोगों से पूछते हो भाई आपके प्रोडक्शन में क्या रहा, आप किस में क्या। धीरे 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 आपकी टीम भी इन चीज़ों को लेकर हैबिचुअल होती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि आपकी चीज़ें ऑटोमेट होना शुरू हो जाती है। फिर आप ऑफिस पर जाते हो तो भी अच्छा होता है, नहीं जाते हो फिर भी अच्छा होता है। क्यों? आपने जो अपने नीचे जो टीम डेवलप की, जिनको एक हैबिट डाल दी कि आपको ये करना है और ये मुझे बताना है, ये करना है, ये मुझे बताना है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक स्कूल जो होता है, स्कूल के अंदर एक बच्चा जो होता है, जब पहली दिन जाता है ना, तो पहले दिन उसको कुछ नहीं पता होता है, कितने बजे जाना है, क्या पहन के जाना है, पीरियड्स कैसे चेंज हो गए, किसमें, ये चीज़ें है ना, उसकी पूरी चीज़ें ब्लैंक रहती है। लेकिन जैसे ही वो साल भर 2 साल भर आता है, 2 साल वो स्कूल में रहता है ना, उसकी आदत बन जाती है, सुबह 7 बजे स्कूल पहुँचना है, कौन से दिन ड्रेस कोड पहनना है, कौन से दिन नहीं पहनना है, राइट। कौन से दिन कौन सा पीरियड किस टाइम पर होगा, कौन से दिन क्या एग्ज़ाम्स होंगे, ये पूरी चीज़ें वो धीरे-धीरे जान लेता है। उसके बाद उस टीचर को बताना नहीं पड़ता है कितने बजे आना है।
टीचर को बताना नहीं पड़ता इस पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा, बताना नहीं पड़ता है दिवाली की छुट्टी कब आएगी, राइट। बताना नहीं पड़ता एग्जाम का, क्यों? वो चीजें धीरे 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 हैबिट में आ जाती है। तो ये कहते हैं ना, एक बिजनेस को बड़ा करना बच्चे को बड़ा करना जैसा है राइट। कि आप जितनी ज्यादा अच्छी आदतें अपनी टीम में डेवलप करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी ऑटोमेटेड होती जाएंगी। तो आपको आदत डालनी, और वो आदत तभी डाल सकते हो दूसरों में जब वो चीजें आपने खुद की हुई है। तो पहली चीज, सबसे पहले आप उस चीज को कर रहे हो, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस आपने समझ लिया, तो आप दूसरे को गाइड कर पाओगे कि ये चीज हो तो ऐसी चीजें आपको रिएक्ट करनी है, ये प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्यूशन करना है। आपने वो चीज अनुभव किया तो आप लोगों को सिखा सकते हो। तो कहते हैं ना, मैं एक बिजनेस ओनर को बिजनेस ओनर या लीडर ना मान के अगर मैं उसको बोलूं कि आप एक कोच बन जाओ, कोच का काम क्या होता है? कोचिंग देना। तुम परचेज अच्छा कैसे करो मैं तुम्हें बताता हूँ, राइट। तुम सेल्स कैसे अच्छा करो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारी अकाउंटिंग कैसे परफेक्ट होगी मैं बताता हूँ, तुम्हारा कैसे प्रोडक्शन बढ़िया होगा मैं बताता हूँ। तो एक लीडर को, एक बिजनेस ओनर को कोच की भूमिका निभानी चाहिए। और जब वो कोचिंग देना शुरू करता है तो कई बार क्या होता है, आप समझो स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, या ट्यूशन में जो बच्चे होते हैं ना, टीचर सबको कोचिंग देता है, सबको पढ़ाता है, लेकिन फर्स्ट सबका नहीं आता। लेकिन कोई बंदा तो होता है जो फर्स्ट आता है, जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है। तो कई बार आपकी कंपनी में भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपने कोचिंग दिया फेल, फिर दूसरा लाए कोचिंग दिया फेल, तीसरी बार लाए कोचिंग दिया फेल, चौथी बार लाए कोचिंग दिया और वो बंदे ने आपके उस चीज को संभाल लिया, सारा कवर कर दिया। एक चीज़ और है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एक जो छोटा व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है, वो बड़े ब्रांड से कैसे कंपटीशन करे? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि गली गली में स्टोर्स खुल जा रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, उसमें इनकी डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब जो मार्केट आ रही है वो नीश मार्केट पे काम कर रहे हैं, जिसको देख के ये लोग ऑफर डिस्प्ले करते थे, अपने यहाँ पे ग्रैबर लगाते थे। आज उसी ग्रैबर की एक सस्ते प्रोडक्ट वो दिखा के एक नीश बना देते ताकि उनका ग्रैबर भी खत्म हो जा रहा। जो फुटफॉल लाने के लिए जो प्रोडक्ट होती थी, आज वो भी अच्छे ब्रांड्स छीन ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुत डिस्टर्ब है जो बिजनेस में। तो उसको किस तरीके से कॉम्पीट किए, क्या नए तरीके लेके आया जाए, क्या नया सिस्टम बनाया जाए, उसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा बताइए। देखो, इसका सबसे बेहतरीन तरीका है बड़े प्रोडक्ट या बड़े ब्रांड से जो आप अच्छा कंपटीशन कर सकते हो, उसका बेहतर तरीका रिलेशन डेवलप करना। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आज बड़े ब्रांड्स में कुछ प्लस है तो कुछ चीज़ें माइनस भी है, और छोटे में कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, वो अपनी माइनस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बाकी जो सामने वाली बड़ी चीज, बड़ी ब्रांड है, उसके प्लस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसीलिए वो घबरा जाते हैं। राइट। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप ना, जैसे मैंने बताया कोच बनो, तो कोच का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम्स आए तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कोई भी चीज की प्रॉब्लम है सॉल्यूशन के, और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका माइंड ओपन होना बहुत जरूरी है। एज एग्जाम्पल, आप कुश्ती लड़ने के लिए जाओगे या फिर आप कोई भी चीज, कोई भी आप करोगे ना, तो उसमें क्या सिखाया जाता है? सामने वाले की वीकनेस पर वार करो। समझ रहा? सामने वाले की वीकनेस को वार करो, और वीकनेस तभी आप समझ पाओगे जब आपका माइंड खुला हुआ है। आप अभी तक साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल से आप एक जगह पर एक छोटी दुकान लेकर बैठे, सडनली वहां पर कोई बड़ी ब्रांड आ गई, आपने क्या, अरे बड़ी ब्रांड आ गई, अब तो मैं खत्म, एक्सेप्ट कर लिया। आप ये तो देखो, उस बड़ी ब्रांड में माइनस भी तो कुछ होंगे। डेफिनेटली। वो माइनस चीज कौन सी है? वो माइनस चीज सबसे बड़ी होती है, बड़ी ब्रांड रिलेशन नहीं डेवलप नहीं कर पाते, ये तो बात सही है। वो पर्सनल टच नहीं दे पाता। ठीक है, तो हो सकता है आपका कुछ कस्टमर जो है वो उनके वहां पर उनकी प्राइस देखकर या उनकी स्कीम देखकर, ऑफर देखकर चले जाए, लेकिन जब उनको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप याद आओगे। तो आपको अपना रिलेशन मेंटेन करके रखना है उस कस्टमर के साथ में, कि भाई मेरे वहां पर जो कस्टमर आ रहा है, मैं उसको पर्सनल टच देके मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं उसकी चीज़ों में जाके थोड़ा सा इन्वॉल्व होता हूँ, तो वो बंदा मेरे वहां पर कंटिन्यूसली बनाए रखेगा। तो बड़ी ब्रांड देखो, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा, हर बंदा सिर्फ सस्ते के पीछे नहीं भागता, हर बंदा सस्ते के पीछे नहीं भागता, और हर बंदा महंगे के पीछे भी नहीं भागता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप है ना, ये मत देखो कि जो सामने वाला बंदा बड़ा ब्रांड मेरे पास आ गया, मेरे नियर बाय आ गया, तो उसके कारण मेरा नुकसान हो रहा है। ये देखो उस बड़े ब्रांड के अंदर कौन सी माइनस पॉइंट है, जिसको मैं अगर प्लस बनाऊं तो मेरे वहां का बिजनेस में बहुत अच्छा जनरेट कर सकता हूँ। और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, कितने सारे लोग हैं।
जो कस्टमर बोलते हैं बड़ी ब्रांड आगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो हम्म। जहां से ले रहे हैं वहीं से ले रहे हैं। एक सिंपल सी चीज है, मैं हाँ। आपको बताऊं, आप जहां से शेविंग करवाते हो उधर पे ही अगर उसी के आसपास आगे जावेद हबीब वाला जो है वो आ जाए तो आप तो अपना चेंज कर लोगे। नहीं, क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि उस रिलेशन बिल्डिंग है, वो अच्छे से कर रहा है, समझ रहा है मेरी रिक्वायरमेंट, समझ रहा है। सबसे बड़ी चीज पता है कि उसको, आपको पता है मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी रिक्वायरमेंट समझता है, मुझे क्या चाहिए वो जानता है, और मुझे वो सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। अब इस चीज के ऊपर अगर आपका वो सलून वाला अगर फोकस करके रखे ना, तो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट सलून वाला उसके कस्टमर को कभी नहीं दे सकता, सही बात है। बस दिक्कत क्या होती, अरे जावेद हबीब आ गया अब तो मेरा धंधा चला जाएगा। 2-5% तो हम हर जगह होंगे, फ्लक्चुएशंस तो हैं। आप ना, आप किसी बड़े ब्रांड में समझो, आप पोर्श एरिया में चले जाओ, जहाँ पे हर बड़ी बड़ी ब्रांड है, हर बड़ी बड़ी ब्रांड है, उधर आप चले जाओ। छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, एक बड़े से मॉल में, जो बड़ा सा मॉल खुला हुआ है और हर बड़ी बड़ी ब्रांड है, उसके बाहर भी आप एक छोटी सी दुकान खोल लो ना, तो भी उनका कुछ कस्टमर तो आप लेकर चले ही जाओगे। सो इट इज, मतलब कहते हैं ना, ये बहुत कॉमन चीज है कि बड़ी ब्रांड है तो 2-5% हिलेंगे, और आप भी बड़ी ब्रांड के पास जाओगे नहीं जाओगे, तो 2-5% कस्टमर जाएंगे, लेकिन आपका कोर जो है उस पर आप फोकस करोगे तो आपका बिजनेस कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी के ऑनर है, उनके साथ में मैं पॉडकास्ट कर रहा था, हम बात कर रहे थे, तो मैंने भी सेम सवाल उनसे पूछा, तो उन्होंने सेम चीज बताई, यार एक बात मुझे बताओ, आपके वहाँ बड़ी कंपनी आई, आपका कस्टमर क्यों गया उधर? सही बात, आपसे कुछ तो मिस्टेक हुई होगी ना, कोई रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तभी तो गया ना। आप वो चीज सॉल्व करो ना। आप ये चीज देखो ना कि आपका ग्राहक उधर गया तो आपसे कुछ गलती हो रही होगी, आप अपनी गलती सुधारने के हिसाब से वो नहीं कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, सामने वाला बंदा मेरा कस्टमर लेकर गया। सही बात। सो इट इज अ बिग मिस्टेक। और ये कहते हैं ना, ये भी एक मिथ है, एक भ्रम है कि बड़ी कंपनियां आपके कस्टमर को लेकर गई हैं। पहले में बताया, आपका कस्टमर कोई था ही नहीं उनके। और सबसे बड़ी चीज पता है, जो उनके वहां पर कस्टमर्स आ रहे हैं ना, आप चाहो तो उनको भी अपने वहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो आपको भी सोच ही नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है उनके वहां जो जा रहा है वो सब खुश होके आ रहे हैं, अरे भाई नहीं है। उनके वहां जाने वाला, मैं डीमार्ट में जाता हूँ समझो, तो ऐसा नहीं है कि डीमार्ट से मैं खुश ही हूँ। सही बात है। बहुत सारी चीजें होती है डीमार्ट में, आपकी पूरी नहीं होती है, बिग बाजार में किसी और की पूरी नहीं होती है, बड़े बड़े मॉल्स में उनकी पूरी नहीं होती है। तो वो देखो ना कि वहां पर कौन से कस्टमर को तकलीफ है, वो आपके प्लस पॉइंट बना, तो उनके कस्टमर को आप ले आओगे। सही बात। तो बड़ी कंपनी आपका कस्टमर लेकर जा रहा है, लेकिन आप सोच ही नहीं हो कि उनके कस्टमर को भी तकलीफ है, उनके कस्टमर को आप लेकर आ रहे हो। तो हमें माइंड को ओपन रखना पड़ेगा कि मेरी अच्छी चीज़ों को मैं बेटर बनाऊं, मैं उस पर फोकस करूं, और जो सामने मेरी कॉम्पिटिटर हैं उनकी माइनस पॉइंट को मैं अपना प्लस बना दूं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया इसमें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो बहुत डिस्टर्ब करके रखती हैं और दिखती नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर आज लोगों को आप इतनी सारी डीप में जाके सिखा रहे हैं। आई होप कि सारे ऑडियंस एंड सारे एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सारी हेल्पफुल मिली होंगी। एंड आपका अपकमिंग जो प्रोग्राम है बिजनेस इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो, ऐसी शुभकामना भी रहेगी, और काफ़ी सारे लोग जुड़ें और बहुत सारी चीज़ें सीखे जो कि वो खुद से, जैसे आपने एक टॉपिक बोला कि खुद से कोच बन के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मुहिम है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।